नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ विद्यार्थियों की समस्याएं होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड के परीक्षा प्रक्रिया जो होती है और उसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को हम कैसे हल करें। कई विद्यार्थियों का फ़ोन आता है कि मैडम इसमें कैसा प्रश्न पत्र आएगा और हम उनको कैसे लिखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं और आशा है कि आप सभी इसको सुनेंगे, समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ये डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, जो वो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा एक डिप्लोमा कोर्स है जो टीचर्स के लिए किया जाता है। और वो नॉर्मली या तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं और वैसे उसका जो मेंस कॉन्सेप्ट है वो आप 12th के बाद कर सकते हैं। और प्राइमरी टीचर के लिए और माध्यमिक टीचर के लिए भी अब अलाउ कर दिया गया है। तो प्राइमरी वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए अब आपको ये रिकग्नाइज कर दिया गया है ये कोर्स। अब हम ये समझते हैं कि जब हम परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो ये पूरी रूपरेखा क्या होगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि डीएलएड की जो परीक्षा प्रक्रिया है वो इस तरह की है कि इसमें सभी तरह के प्रश्नों को समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखते हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक आध क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, लेकिन यदि हम समझते हैं तो सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इसमें आपके हर तरह के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न। अच्छा, बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में से जो भी एक करेक्ट होता है आपको उस पर टिक करना होता है या आप उसको एंटर करके लिख भी सकते हैं। ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये आपके 5 प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई एक सवाल किया गया, कोई भी एक, मान लीजिए कि डाइट क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि डीएलएड का पूरा नाम क्या है। तो आप उसको लिख सकते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो उसको वो अति लघुत्तरीय प्रश्न भी देते हैं कभी कभी, और कभी ये देते हैं कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसी तरह के 5 प्रश्न होते हैं जो नॉर्मली 1 नंबर के या 2 नंबर के होते हैं। आगे हम चलते हैं तो अगली कड़ी में होता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखी होती है वैसे। तो उसमें उनकी शब्द सीमा आपकी 20 से 50 शब्द तक आप लिख सकते हैं। उसका जो उत्तर होता है वो आपका कहलाता है लघुत्तरीय प्रश्न। जैसे मान लीजिए वो परिभाषाएं पूछ लेते हैं कई बार किसी चीज़ का महत्व, कई बार उद्देश्य। तो विद्यार्थी हमेशा ये गलती करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। यदि आपसे किसी चीज़ का उद्देश्य पूछा है तो आप ये लिखिए कि ये इसका उद्देश्य है, या 1 2 3 पॉइंट आप लिख करके एक एक लाइन में उसका आप उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं या उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके निबंधात्मक और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अब इसमें इन्होंने जो शब्द सीमा की है वो कई बार ये आपसे 75 शब्द से लेकर के 200 शब्दों की सीमा करके देते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे ज़रूरी है कि ये कई बार 5 नंबर के होते हैं और कई बार 7 नंबर के होते हैं और कई बार 2 नंबर के 10 नंबर के होते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चंस होते हैं और उसमें से कोई एक करना होता है। तो हमें जो दीर्घ उत्तरीय या निबंधात्मक प्रश्न होता है उसमें मान लीजिए आपको यदि कोई सवाल दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए हिंदी शिक्षण की विशेषताएं बताइए क्या है, या हिंदी शिक्षण के उद्देश्य बताइए, या पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के बारे में कुछ भी पूछा जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले प्रश्न को समझें कि उन्होंने क्या पूछा है। आप उस प्रश्न को समझें और उसके बाद उसको हम डाटा फ्लो के द्वारा लिखें। कई बच्चे कहते हैं मैडम मैंने बहुत अच्छा लिखा लेकिन मुझे अच्छे नंबर नहीं मिले। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि हमें जो है वो अपना लिखने का तरीका है वो बहुत अच्छे से सुधारना पड़ेगा।
अब इसमें महत्वपूर्ण बात है कि हम जब निबंधात्मक प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, हम कई बार लिखना चालू कर देते हैं और एक कहानी के रूप में लिखते जाते हैं। तो यहाँ मैं ये सुधार करना चाहूँगी कि हमें सबसे ज़रूरी है कि आप कोई भी चीज़ लिखें तो पॉइंट वाइज लिखें। आप पॉइंट बनाइए कि इसका ये उद्देश्य है। मान लीजिए आपसे पूछा हिंदी शिक्षण क्या है, तो आप सबसे पहले उसका अर्थ समझाइए, फिर आप उसकी एक आध परिभाषा दे दीजिए, आप उसकी विशेषताओं को बताइए, और विशेषताओं के लिए आप डाटा फ्लो का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फ्लो चार्ट कहते हैं हम जिसको। तो आप उसको एक आकृति बनाइए, फ्लो बनाइए, उसकी कई ब्रांचेज निकालिए, वो बहुत तरह के होते हैं आपके चार्ट जो होते हैं। तो इस तरह से आप उसको लिखिए। जब आप सारी विशेषताओं को लिख देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी समय सीमा समाप्त हो जाती है और हम जो डिफाइन करना होता है हम 1 या 2 पॉइंट को ही कर पाते हैं, और फिर हमें लगता है कि हमने पूरा नहीं लिखा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप प्रारंभ में ही जब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उस समय ही आप उसकी सारी विशेषताओं को के जो पॉइंट्स हैं वो ब्रांचेस के द्वारा बना दें वहाँ पर। और जो भी आपका एग्ज़ामिनर होगा, जो आपका वैल्यूअर होगा, वो आपकी कॉपी को जब देखेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को बनता पूरा है लेकिन ये उसको डिफाइन नहीं कर पाया। तो जितनी शब्द सीमाएं हमें बस उतना ही लिखना है, हमें बहुत ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, पिन पॉइंटेड आंसर दीजिए। आपसे जो पूछा जाए आप सिर्फ वही बताइए। पुराने समय में ऐसा होता था कि हम बीए की परीक्षा देने जाते थे तो टीचर्स भी कहते थे जितना लिखोगे, जितनी कॉपी भरोगे आपको उतने मार्क्स मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगी कि वर्तमान में ये सारे कॉन्सेप्ट कैंसिल हो गए हैं, ये बिल्कुल काम नहीं आते। हमसे सिर्फ जो पूछा जाए हमें उसी का जवाब देना है, और सटीक आंसर दीजिए, पिन पॉइंटेड आंसर दीजिए। हमें बहुत ज़्यादा कहानियों को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमसे कोई चीज़ पूछी जा रही है तो आप फ्लो बना दीजिए, कोई आकृति बना दीजिए और उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए, लेकिन कुछ भी मत समझाइए। जो उससे रिलेटेड है हमें वही लिखना है। और आपके एक वाक्य में उत्तरीय अति लघु उत्तरीय में कई बच्चे, मैंने देखा कॉपियाँ चेक करते हैं जब हम लोग, तब देखते हैं कि आपका वो 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चंस है और आप उसका जो आंसर है वो 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन में देते हैं। आपको ये लगता है कि शायद इससे ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, और यहाँ आप लास्ट में क्या करते हैं, अपने समय को खो देते हैं, और जो सबसे बड़ा लॉस होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि किसी क्वेश्चन के आंसर में 3 नंबर डिसाइड किया गया है या 5 नंबर डिसाइड किया गया है, और आप अगर पूरी कॉपी भी भर देते हैं तो भी आपको वो 3 नंबर से ज़्यादा आपका एग्ज़ामिनर आपको नहीं दे पाएगा, वो भी एक सीमा में बंधा हुआ है। तो इसीलिए ये जो रूल ऑफ रेगुलेशन होते हैं हमें इनको फॉलो करना चाहिए। 3 नंबर का जो प्रश्न है हमें सिर्फ उतना ही जवाब देना है जितनी शब्द सीमा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ें और लिख कर के देखें कि मेरी शब्द सीमा कितनी आ रही है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सारे प्रश्नों को, सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न को बहुत अच्छे से समझें, कुछ भी तुक्का ना लगाएं कि ये तो हम कर लेंगे, ये तो हम कर लेंगे। और फर्स्ट यूनिट से लेकर के लास्ट यूनिट तक पढ़ने की आदत डालिए। रोज़ पढ़ाई कीजिए, 1 या 2 घंटे आप स्टडी के लिए निकालिए, और ये मान के चलिए सब्जेक्ट से रिलेटेड पुस्तकें पढ़ना अच्छा होता है। आप अभी कोर्स कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि सब्जेक्ट से हटकर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नॉलेज देती हैं। तो हमें बाकी चीज़ों से हट कर के पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा हम सीखते हैं, उतना ज़्यादा हम किसी को बता पाते हैं, समझा पाते हैं, और जितना ज्ञान हम बांटते हैं उतना हमको मिलता है। तो आशा है कि आप सब अब ये समझ गए होंगे कि डीएलएड की परीक्षा प्रणाली जो होती है वो किस तरह की होती है, किस तरह से प्रश्न आते हैं। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, आपका अति लघुत्तरीय होगा, लघुत्तरीय प्रश्न होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, और आपके निबंधात्मक प्रश्न भी हो सकते हैं। कई पेपर जो होते हैं वो आपके 35 नंबर के होते हैं, कई आपके 50 नंबर के होते हैं, कई आपके 70 नंबर के होते हैं, और कई आपके 75 नंबर के होते हैं। तो आपको उस हिसाब से देखना है, और टाइम मैनेजमेंट परीक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप समय सीमा में देखें कि मुझे किस प्रश्न में कितना समय देना है,
और आपको पूरे यूनिट को, सारे पेपर को अटेम्प्ट करना होता है। हमें कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन कभी छोड़ के नहीं आना है। तो आप इस तरह से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आप सब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।